समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। विषय है फासिज्म के बढ़ते प्रभाव। साथियों, हमने इतिहास में दर्ज किया है 1945 में फासिज्म को रौंद कर एक नई व्यवस्था की जीत हासिल की। वो जीत थी समाजवाद की, साम्यवाद की। साथियों, आज पुनः विश्व में फासिज्म का खतरा मंडरा रहा है। 9 मई 1945 को, इस विजय दिवस को हम इसलिए भी याद करना चाहेंगे क्योंकि इस दिन हमारे वीर सपूतों ने इस फासिज्म को कुचल डाला था। इस विषय पर मैं अपने साथी सुखरंजन नंदी को आमंत्रित करता हूं। वे इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर अपने विचार रखेंगे। साथियों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। आज 9 मई है। दुनिया में फांसीवाद पर विजय के 80वीं वर्षगांठ है। 80 साल पहले आज ही के दिन फांसीवाद के खिलाफ सोवियत संघ के जो लाल फौज है उन्होंने विजय हासिल किए थे और उसके बाद से 9 मई को पूरे दुनिया के अंदर जो मजदूर वर्ग है वो मजदूर वर्ग फांसीवाद पर विजय के दिवस के रूप में आज के दिन को याद करते हैं। फांसीवाद जो मानव सभ्यता के सबसे ज्यादा क्रूरतम एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ जो हिटलर थे जर्मनी के अंदर, वो हिटलर पूरे दुनिया को कब्जा कर लेना चाहते थे। पूरे दुनिया में वो अपनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और उसके खिलाफ जो सोवियत संघ थे स्टालिन के नेतृत्व में, सोवियत संघ के स्टालिन के नेतृत्व में और दूसरे जो देश थे जिसमें अमेरिका थे, स्पेन थे, इंग्लैंड थे, ये सब मित्र शक्तियों ने मिलकर फांसीवाद को परास्त किया। फांसीवाद परास्त जरूर हुआ है लेकिन वो एकदम से नस्तानुबूत नहीं हुआ है। वो आज भी उसकी जो विचारधारा है आज भी समाज के अंदर सर उठाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम फांसीवाद के बारे में बात करते हैं, आमतौर पे फांसीवाद को लोग कोई दमन उत्पीड़न जब होता है तब फांसीवाद के बारे में लोग बातचीत करते हैं, लेकिन फांसीवाद सिर्फ कोई दमन उत्पीड़न की बात नहीं है। फांसीवाद एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था, फांसीवाद को जो परिभाषित किया गया, वो जो हमारे दुनिया के अंदर जो फांसीवाद को परिभाषित किया है जॉर्ज दिमित्रोव ने, उनका कहना है कि फांसीवाद वित्तीय पूंजी का सबसे अधिक साम्राज्यवाद परस्त, सबसे अधिक अंधराष्ट्रवाद, सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी तत्वों का आतंकवादी तानाशाही है। यानी फांसीवाद वित्तीय पूंजी का साम्राज्यवाद परस्त, अंधराष्ट्रवाद, सबसे प्रतिक्रियावादी जो तत्व है उनका आतंकी तानाशाही व्यवस्था है। और अगर फांसीवाद को हमको समझना है, फांसीवाद के बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो हमें यह याद रखने की जरूरत है कि फांसीवाद सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद परस्त एक ताकत है जो साम्राज्यवाद को पूरी तरीके से मदद करता है, जो साम्राज्यवाद के तरफ झुकाव जिसका सबसे अधिक है। तो फिर सवाल ये आता है कि ये जो साम्राज्यवाद है, ये साम्राज्यवाद को हम कैसे परिभाषित करेंगे। साम्राज्यवाद को परिभाषित करने के लिए हम और आप लेनिन की पुस्तक है पूंजीवाद के सर्वोच्च स्तर, उस पुस्तक में लेनिन ने कहा है कि जो साम्राज्यवाद है उसकी 5 विशेषताएं है।
एक तो उत्पादन और पूंजी का केंद्रीकरण, बैंक और औद्योगिक पूंजी है उसका विलय, तीसरा है पूंजी का निर्यात, चौथा है पूरे दुनिया के अंदर इजारेदार पूंजीपतियों को का विकास, और पांचवा है अपनी बाजार को कब्जा करने के लिए पूंजीवादी देशों में आपस में लड़ाई। ये 5 विशेषताएं है साम्राज्यवाद का। सवाल ये आता है कि जब इटली के अंदर सबसे पहले दुनिया के अंदर फांसीवाद पनपा मुसोलिनी के नेतृत्व में, तब यह सवाल आया कि ये जो फांसीवाद है ये बुर्जुआ या पूंजीवादी जो संस्थाएं हैं, डेमोक्रेसी जनतंत्र है, संसदीय प्रणाली है, कानून व्यवस्था है, जो ढांचा पूंजीवादी जनतंत्र में है जिसका विकास पूंजीपतियों ने किया है, तो फांसीवाद उस पूंजीवादी संरचना को या पूंजीवादी संस्थाओं को ध्वस्त क्यों करना चाहता है। सवाल यहाँ पे आके इटली में जब मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद पनपा या फांसीवाद का विकास हुआ, फांसीवाद सत्ता में पहुंचा, तब यह सवाल आया कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था में जो जनतंत्र हमें मिला है उस जनतंत्र को क्यों फांसीवाद समाप्त करना चाहते हैं। उस समय जो भटकाव आया था फांसीवाद को समझने में, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो फांसीवाद है ये मध्यम वर्गीय लोगों का एक राजनीतिक ताकत है जो बड़े बुर्जुआ जी को के हाथ से सत्ता छीनना चाहते हैं। यह समझदारी ये था कि ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो सफेद पोशी नौकरी पेशा लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों का ये एक ताकत है जो समाज के अंदर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो शासक वर्ग हैं, उनके शासकों से ये फांसीवादी लोग सत्ता को छीन लेना चाहते हैं। तो ये एक समझदारी था उस समय, लेकिन ये समझदारी गलत थी, क्योंकि ये जो फांसीवाद है ये फांसीवाद समाज के अंदर जो बड़े पूंजीपति है, जो इजारेदार पूंजीपति है, उन इजारेदार पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने का काम ही ये फांसीवाद करता है या ये फांसीवादी पार्टी करता है। तो अब आखिर जो सवाल आया था कि ये जो संस्थाएं हैं पूंजीवादी व्यवस्था में, उस संस्थाओं को क्यों नष्ट करना चाहते हैं, वो ये फांसीवादी इसलिए संस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि ये जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इतना ज्यादा संकट आ जाता है कि पूंजीपतियों को अपने मुनाफा को बरकरार रखने के लिए, अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे हमने कहा है कि जो साम्राज्यवादी जो को और उत्पादन को केंद्रित करता है, वो अपने बाजार को बढ़ाने के लिए युद्ध में जाता है, वो साम्राज्यवाद पूंजी का निर्यात करता है। तो वो जो है बड़े बड़े पूंजीपति जो है वो अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए, वो अपने मुनाफा को सुनिश्चित करने के लिए वो मजदूर वर्ग के ऊपर अधिक से अधिक बोझ डालने का कोशिश करता है, ताकि मजदूर वर्ग के ऊपर बोझ डाल के ही वो अपने मुनाफा को या अपने सरप्लस वैल्यू को, बेसिक मूल्यों को हासिल कर सकता है। और जब वो ये मजदूर वर्ग के ऊपर बोझ डालता है तब मजदूर वर्ग इसके खिलाफ बगावत करता है या इसके खिलाफ आंदोलन में उतर के आते हैं, इसको मानने के लिए मजदूर वर्ग तैयार नहीं होता है, तब जो है पूंजीपति लोग या पूंजीपति वर्ग जो है तब समाज के अंदर एक आतंक राज कायम करके जो जनवादी तरीका है समाज के अंदर, उस जनतंत्र को समाप्त करने की प्रयास करता है। जो जनतंत्र या जो जनवादी प्रणाली पूंजीपतियों के विकास के लिए, पूंजीवाद के शुरुआती दौर में जरूरत था पूंजीपतियों के लिए, वही जनतंत्र, वही व्यवस्था पूंजीपतियों के लिए जब संकट पैदा होता है तो वही जनतंत्र पूंजीपतियों के विकास में बाधक बन के खड़ी होती है। तब पूंजीपति लोग उस जनतंत्र को, उस जनवादी प्रणाली को खत्म करके, नष्ट करके
वो आतंक राज कायम करते हैं और इसीलिए उनको आतंक की जरूरत होती है, तानाशाही की जरूरत होती है और वो फैसिवाद की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पूंजीपति नहीं चाहेंगे कि पूंजीवाद के बाद दुनिया के अंदर या समाज के अंदर समाजवाद कायम हो। उस समाजवाद को रोकने के लिए, क्योंकि मजदूर आंदोलन तेजी से बढ़ता है, तो समाजवादी आंदोलन को रोकने के लिए, मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, मजदूर वर्ग के आंदोलन को आतंकित करने के लिए वो आतंक का सहारा लेता है, तानाशाही राज कायम करता है। और इसीलिए समाज के अंदर, इटली के अंदर बोलिए, आपके जर्मन के अंदर बोलिए, या 1929-30 में जो आर्थिक मंदी पूरे दुनिया के अंदर छाया हुआ था, उस आर्थिक मंदी के दौर में ही हम अगर देखेंगे तो ये फांसीवाद पनपा है। इटली के अंदर फांसीवाद पनपा है। इटली के अंदर फांसीवाद आने के पहले, मुसोलिनी सत्ता में आने के पहले जो चुनाव हुआ था इटली के अंदर, उस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को 116 सीटें हासिल हुई थी और जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था, उस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 122 सीटें हासिल हुई थी। मतलब मजदूर आंदोलन और मजदूरों की संख्या इटली के संसद में बहुत ज्यादा था। तो बाद में जाके वो जो सोशल डेमोक्रेटिक लोग थे, वो सोशल डेमोक्रेटिक लोग जाके मुसोलिनी के साथ समझौता किया, उसके सामने आत्मसमर्पण किए और जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे उन्होंने बयान दिया कि मैं कम्युनिस्ट से या कम्युनिस्ट पार्टी से उतना ही घृणा करता हूं जितना मैं पाप से घृणा करता हूं। और वो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर जाके मुसोलिनी से मिल गए और मुसोलिनी से मिलके इटली के अंदर फांसीवाद लाया और कम्युनिस्ट पार्टी को वहां पे खत्म किया। तो ये इतिहास है। जर्मन के अंदर जो हिटलर है, हिटलर कोई जर्मनी नहीं था। हिटलर मूल रूप से ऑस्ट्रिया के निवासी है। वो ऑस्ट्रिया से जर्मन गए हुए थे, वो जर्मन के निवासी नहीं थे। हिटलर अपने प्राथमिक जीवन में वो सेना में राजनीतिक विभाग के प्रचारक के रूप में वो काम करते थे। और जर्मन में एक पार्टी था, राजनीतिक पार्टी था, जिनका नाम था जर्मन लेबर पार्टी। उस जर्मन लेबर पार्टी यहूदियों के खिलाफ बातें करते थे। यहूदी विरोधी एक पार्टी था जर्मन लेबर पार्टी। और जिस सैनिक के राजनीतिक, सेना के राजनीतिक विभाग में हिटलर काम करते थे, प्रचारक के रूप में काम करते थे, सेना के अफसर ने हिटलर को कहा कि आप जाके वो जो लेबर पार्टी है, जर्मन की लेबर पार्टी है, उस पार्टी में आप शामिल होइए और वहां पे जाके आप काम कीजिए। उसके बाद हिटलर ने जर्मन लेबर पार्टी में आके शामिल हुआ और उसमें काम करने लगा। तो वो यहूदी विरोधी था और वो उसका नाम जर्मन लेबर पार्टी था। लेकिन उस जर्मन लेबर पार्टी में जो सदस्यता थे, उस सदस्यता में सिर्फ 20 या 30 लेबर थे या मजदूर थे। बाकी जो मेंबर थे उसमें ज्यादातर मेंबर छात्र थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, व्यापारी थे, सैनिक थे और आपके सफेद पोशिक कर्मचारी थे। लेकिन जब ये हिटलर आया, हिटलर आने के बाद वो जो जर्मन के लेबर पार्टी था, उस लेबर पार्टी के नाम उन्होंने बदल दिए और बदलने के बाद उन्होंने रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी, मतलब राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन लेबर पार्टी। उस पार्टी का नाम उन्होंने रखा, मतलब समाजवादी नाम उन्होंने रखा, लेबर मजदूरों के बाद भी उन्होंने रखा। तो इस तरीके से उन्होंने नाम को बदला और नाम रखा। लेकिन जर्मन में जब ये पार्टी बढ़ा, हिटलर जब चुनाव में लड़ा, तब अगर आप देखोगे जर्मन के संसद में जो कम्युनिस्ट लोग थे, उस कम्युनिस्ट लोगों को हिटलर से ज्यादा वोट मिले थे। हिटलर से ज्यादा सीट कम्युनिस्ट पार्टी की हुआ करते थे जर्मन के राइक्सटैग में, यानी वहां के संसद के अंदर। और एक समय ऐसा था कि हिटलर के पार्टी को चुनाव में बहुत कम वोट मिला था और हिटलर के पार्टी की जो सदस्यता थी, उस सदस्यता भी बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक संकट बढ़ते गया जर्मन के अंदर, जैसे जैसे दुनिया के अंदर आर्थिक संकट बढ़ते गया, वैसे वैसे
जो जर्मन की जो हिटलर की पार्टी थी, उस पार्टी की वोट में बढ़ोतरी होता है, उस पार्टी के सदस्यता में बढ़ोतरी होता है। जिस पार्टी की सदस्यता एक समय जर्मन के हिटलर के पार्टी की सदस्यता 1,76,000 हुआ करती थी, उसी पार्टी के जब आर्थिक संकट बहुत गहरा हो गया दुनिया के अंदर और जर्मन के अंदर, तब उसी पार्टी की सदस्यता 8 लाख तक पहुंच जाती है। जिस पार्टी को 1924 के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में हिटलर के पार्टी को सिर्फ 19 लाख वोट मिले थे, और वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इटली के अंदर, जर्मन के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनको 26 लाख वोट मिले थे, और जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थे उनके 60 लाख वोट मिले थे। यानी हाशिए में था हिटलर की पार्टी 1924 में। लेकिन 1929 में, अगर जब दुनिया के अंदर पूरे आर्थिक संकट भारी तरीके से फैल गया, जब आर्थिक संकट में गिरफ्त में आ गया पूरे दुनिया, 1929 में जाके हिटलर के पार्टी के सदस्यता बढ़ते हैं, हिटलर के पार्टी के वोट बढ़ते हैं, और हिटलर दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में वो चुनाव में सामने उभर के आते हैं। तो ये जो हालत थे 1924 और ये 1929 के ये जो 5 साल के समय था, अगर हम जर्मन के इतिहास को देखेंगे, इस 5 साल के इतिहास को, तो इस 5 साल में हम देखेंगे कि जर्मन के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े उद्योग घराने थे, व्यापारी बोलना तो गलत होगा, बड़े बड़े जो उद्योग घराने थे, जो इस्पात उद्योग ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, कोयला उद्योग के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, आपके प्रेस प्रिंटिंग प्रेस के पब्लिकेशंस के जो मालिक थे, हथियार बनाने के कारखाने के जो मालिक थे, इन मालिकों ने हिटलर के पार्टी को भारी तादाद में चंदा देके उस पार्टी को जनता के बीच में स्थापित किया। अगर आप देखोगे, जो इस्पात ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने 1925 में हिटलर के पार्टी को $25,000 चंदा दिए। उन्होंने खुद अपने पुस्तक में बाद में लिखे हैं, थानसेन उसके नाम थे, उन्होंने लिखे हैं $25,000 उन्होंने चंदा दिए थे एक साल में। उसके बाद जो कोयला के जो उत्खनन के काम करते थे, कोयला के जो खदानों के जो मालिक हुआ करते थे, प्रति टन कोयला के लिए 5 पैसा उन्होंने चंदा देते थे, और इस तरीके से उन्होंने एक साल में $6.5 लाख जर्मन के हिटलर के पार्टी को चंदा दिए थे। क्रूपो, जो हथियार बनाने का सबसे बड़ा कारखाने के मालिक थे, उन्होंने जर्मन के हिटलर के पार्टी को चंदा दिए थे। जो आपके पब्लिशर्स थे, 2 प्रमुख पब्लिशर्स हुआ करते थे जर्मन के अंदर, वो पब्लिशर्स के नाम है के ब्रुकमैन और एक जन के नाम है लेमैन। ये दोनों ही पब्लिशर्स हिटलर को पूरी तरीके से मदद करते थे, आर्थिक मदद करते थे, और उस पार्टी को आगे जनता के बीच में स्थापित करने का काम करते थे। और वो जो इस्पात ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, वो खुद हिटलर के पार्टी के प्रचार करते थे, खुद पर्चा बना के उसको वितरित करवाते थे, और हिटलर पार्टी का खुलेआम वो प्रचार करते थे। नहीं, हम कोई भारत के इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो 1945 में जर्मन के हिटलर के पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ये पार्टी को इस तरीके से लोग, वहां के पूंजीपति लोग चंदा देते थे, इस तरीके से उस पार्टी को मदद करते थे, ताकि जर्मन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी या मजदूर वर्ग के आंदोलन को कुचला जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय वहां पे उन्होंने तूफानी दस्ता का निर्माण किया था हिटलर ने, नौजवानों को लेके। वो तूफानी दस्ता जो 1924 में 1 लाख जिसकी सदस्यता थी, 1929 में उस तूफानी दस्ता में 4 लाख सदस्यता ग्रहण किए थे। और वो जो 4 लाख लोग
तूफानी दस्ता में शामिल हुए थे, जिसको SA बोला जाता है जर्मनी के अंदर। और ये जो 4 लाख संख्या थे इस तूफानी दस्ता के, ये 4 लाख संख्या जर्मन के सेनाओं के संख्या से अधिक थी। और ये 4 लाख जो नौजवानों की फौज, जिसको तूफानी दस्ता या जर्मन के भाषा में SA बोला जाता था, उसका फुल फॉर्म है स्टुर्म F-10 SA। ये जो तूफानी दस्ता था, जिनको पूरा चलाने के लिए, संचालन करने के लिए, जिनको पालने के लिए, ये जो बड़े बड़े पूंजीपति थे जर्मन के अंदर, ये पूंजीपति पूरी तरीके से आर्थिक मदद करते थे। और ये जो तूफानी दस्ता था, इन तूफानी दस्ता का काम था जो विरोध करेगा जर्मन हिटलर का, उन विरोधियों को कत्ले आम करना, विरोधी राजनीतिक शक्तियों को हटाना, रास्ते से हटा देना। तो ये इस तरीके से जर्मन के अंदर ये जो फांसीवाद को पनपाने में वहां के जो बुर्जुआजी थे, वहां के जो बड़े बड़े, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। ये पूंजीपति लोग हिटलर के मारे जाने के बाद 1945 के बाद उन्होंने खुद पुस्तक लिख के ये सब बातों का खुलासा किए थे कि उन्होंने किस तरीके से गुप्त बैठक हिटलर के साथ करते थे, किस तरीके से बैठक करके वो आर्थिक मदद हिटलर को पहुंचाते थे, और किस तरीके से हिटलर को जब वहां पे चुनाव हुआ था हिटलर को चांसलर बनाने के लिए, किस तरीके से वहां पे जो हिंडनबर्ग हुआ करता था, जो उस समय के राष्ट्रपति थे वहां के जर्मन के, उसको उन्होंने चिट्ठी लिखे थे, पत्र लिखे थे कि अभी अगर आप जर्मन के राष्ट्रपति के रूप में, चांसलर के रूप में आप अगर हिटलर को नहीं बैठाओगे तो आने वाले दिनों में जर्मन के अंदर समाजवाद कायम हो जाएगा, जर्मन के अंदर कम्युनिज्म आ जाएगा। 1918 में नवंबर महीने में 8 नवंबर को जर्मन के जो सेना थे वो सेनाओं ने विद्रोह किए थे, और विद्रोह करके उन्होंने वहां के जो चांसलर थे, उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे, उनको जर्मन से भगाने में कामयाब हो गए थे, और पूरे जर्मन को कब्जा करके उन्होंने अलग अलग कम्यून तक बना लिए थे। लेकिन वो जो सोशल डेमोक्रेटिक थे जर्मन के अंदर, वो सोशल डेमोक्रेटिक ने पूंजीपतियों से मिलके ये जो सेनाओं ने जो क्रांति किए थे जर्मन के अंदर, उस क्रांति को विफल कर दिए थे। तो वहां पे एक माहौल था जर्मन के अंदर कि जर्मन के अंदर जो है मजदूरों के आंदोलन तेज हो रहे थे। मजदूरों के आंदोलन के कारण वहां के सेना लोग क्रांति के लिए तैयार हुए थे, वहां के जो शासक वर्ग थे उसके खिलाफ लोग लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। तो ये जो माहौल था, इससे आतंकित होकर जर्मन के जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने हिटलर को आगे बढ़ाया, और हिटलर को आगे बढ़ा के हिटलर को उन्होंने सामने रखा। और जब हिटलर आया राष्ट्रपति बनके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्टों को बदनाम करने के लिए उन्होंने राइक्सटैग में आग लगा दी, और बदनाम कम्युनिस्टों को किया कि कम्युनिस्ट ने संसद भवन में आग लगा दी, और कम्युनिस्ट के खिलाफ फिर शुरू हो गया हत्या करना कम्युनिस्ट लीडरों को पकड़ के जेल में डालना, यातनाएं देना। और वो जो उसके बाद उन्होंने, जब ये आर्थिक संकट आया इटली के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, तो ये जो फांसीवादी लोग थे या जो पूंजीपति लोग थे, वो बोलने लगे कि ये जो मशीन है, ये मशीन जो है आर्थिक संकट का कारण है, इसलिए इस मशीन का बहिष्कार करो। जो काम मजदूर लोग करते थे, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के शुरुआत में जो काम मजदूर लोग करते थे, मशीन को तोड़ने का काम, मशीन के खिलाफ आंदोलन करने का काम, वो काम अब पूंजीपति लोग करने लगे कि मशीन तोड़ो, विज्ञान को तोड़ो, और विज्ञान के खिलाफ वो लोगों को आध्यात्मिक की ओर ले जाना चाहते थे। और जितने भी पुस्तक थे, आप लोग सब जानते हैं, जर्मन के अंदर पूरे की पूरी लाइब्रेरी को जला दिया गया, और जो आइंस्टाइन थे, जो यहूदी थे, उनको जर्मन से निकाल दिया गया। तो विज्ञान के खिलाफ, पुस्तकों के खिलाफ उन्होंने बगावत छेड़ी, ताकि लोगों के अंदर जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उस जानकारी से लोगों को हटाया जा सके, उस जानकारी लोगों को नहीं मिले, और लोग आध्यात्मिकता के ओर
बढ़े, लोग धर्म की ओर जाए, लोगों की रुझान धर्म की ओर बढ़े, इसलिए वो विज्ञान के खिलाफ, आपके तकनीक के खिलाफ एक जंग उन्होंने छेड़ रखा था। तो इसलिए सत्ता में आने के बाद हिटलर ने ये दो काम किए थे बड़े, जो संसद भवन में आग लगाए थे, कम्युनिस्टों को बदनाम किए थे, और जो पुस्तक है उन पुस्तकों को, यानी जो लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तक थे उन पुस्तकों को उन्होंने जला दिए थे। हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन किस तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है आज के तारीख में, किस तरीके से विज्ञान तकनीक की मानसिकता के या सोच रखने वाले लोगों के ऊपर आक्रमण होते हैं। हमारे यहाँ भी आप देख सकते हो, डॉक्टर डाभोलकर है, पंसारे जी है, इन लोगों की हत्या हुई है क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रहे थे। तो अगर हम जर्मन के फांसीवाद के इतिहास को हम अगर पढ़ेंगे या हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे देश के अंदर भी आज भी वही ताकत, वही विचारधारा हमारे देश के अंदर भी मौजूद है। और दूसरी बात, जब हिटलर को पूरी तरीके से तानाशाही अधिकार दिया जा रहा था संसद के अंदर, तब जो कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हुआ करते थे, उस सांसदों को संसद के अंदर जाने ही नहीं दिया गया था। संसद के अंदर कम्युनिस्ट जो सांसद थे उनको जाने नहीं दिया गया था, क्योंकि उस दिन हिटलर को तानाशाही बनने का पूरा अधिकार संसद में देना था। और वो जो कम्युनिस्ट सांसद थे, उन सांसदों को या तो जेल में ठूस दिया गया 2 दिन पहले, या उनको अपने मोहल्ले से भगा दिया गया, या मारपीट किया गया, उनके रास्ते रोके गए, लेकिन संसद के अंदर उनको जाने नहीं दिया गया था। एक तरफा हिटलर को अधिकार दिया गया कि आप तानाशाही रूप से जो भी कदम आप उठाओगे, पूरे संसद उसको मानने के लिए तैयार है। नहीं, आप गलती मत कीजिए, ये हमारे देश के अंदर संसद में जितने जैसे विरोधी सांसदों का सस्पेंड कर दिया गया था। जब 3 कृषि बिल कानून बनना जा रहा था, तब राज्यसभा में जो विरोधी सांसद थे उनको किस तरीके से मारपीट करके संसद के बाहर किया गया था, ये बात आप और हम जानते हैं। तो इसलिए, लेकिन हम कोई हमारे देश के संसद की बात नहीं कर रहे, हम तो जर्मन की संसद की बात कर रहे हैं। जर्मन में हिटलर ने यह काम किया था। हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, उन्होंने ये काम किया था। यह जर्मन के हिटलर पार्टी की कहानी या इतिहास हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आखिरी में जो बात है वो ये है कि ये जो फांसीवाद है, ये फांसीवाद पूरी तरीके से लफाजी करके जीवित रहता है। ये फांसीवाद का एक ही काम है, ये लफाजी करेगा। हुआ करते थे हिटलर के पार्टी के। तो जर्मन में हिटलर ने जब पार्टी बनाया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी, तो उस समय उन्होंने 25 सूत्रीय एक मांग पत्र तैयार किए। 25 सूत्रीय मांग पत्र में क्या था आप सुनोगे तो 2014 के लोकसभा चुनाव की बात आपको पूरी तरीके से याद आ जाएगी। उसमें कहा गया था, बिना श्रम करके जिन लोगों ने मुनाफा अर्जित किए हैं वो मुनाफा छीन लिया जाएगा। जितने जमींदार हैं, सामंती लोग हैं, उन सामंतियों के जमीन छीन लिए जाएंगे, किसानों में बांट दिए जाएंगे, किसानों के लगान के दर कम किए जाएंगे। ये जर्मन में जो 20 सूत्रीय लागू किया गया था, कार्यक्रम लागू किया गया था, घोषणा किया था, ये हिटलर ने किया था। हिटलर के पार्टी, नाजी पार्टी ने ये घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा किए थे ये जो पूंजीपति है इनके पैसे छीन लिए जाएंगे क्योंकि मजदूरों का शोषण करते हैं, और इनके पैसे छीन के गरीबों में बांट दिए जाएंगे। ये जो मुनाफा कमाया है गैर कानूनी ढंग से, ये मुनाफा को छीन लेंगे। नहीं, कालाधन नहीं लाएंगे। जर्मन ने, हिटलर ने यह नहीं कहा था कि हम कालाधन लाएंगे और गरीबों में 15 लाख बांटेंगे। ये बात हिटलर ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मुनाफा को छीनेंगे और छीन के गरीब जनता में बांटेंगे। यह हिटलर के नाजी पार्टी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उल्लेख है। अगर आप देखना चाहे देख सकते। तो ये लफाजी लोगों को आकर्षित करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये पार्टी
पूंजीवादी पूंजीपति वर्ग की पार्टी है, इसलिए इस पार्टी को अपने जनाधार बढ़ाना है। जनाधार बढ़ाने के लिए पूंजीपति वर्ग से जो लोग असंतुष्ट है, जो असंतोष है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उस असंतोष को अपने पक्ष में लाके अपनी जनाधार को बढ़ा के फिर वो पूंजीपतियों की गुलामी, पूंजीपतियों की सेवा करेंगे। इसलिए मध्यम वर्ग की बातें भी रखना जरूरी है, गरीबों की बातें भी रखना जरूरी है। जैसे हम 2014 के पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, और हिटलर ने क्या कहा था कि जो पूंजीपति गलत तरीके से पैसा कमाए उनके साथ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कालाबाजारी, सूदखोरी जो लोग करते हैं, जर्मन में हिटलर ने कहा था सूदखोरी और जो सट्टा बाजार करते हैं, जो मुनाफाखोरी करते हैं, उन पे हम रोक लगाएंगे, उस पे हम जेल के अंदर डालेंगे। तो ये था हिटलर के लफ्फाजी भरा सब घोषणा है। तो इसमें कहावत है, एक उस समय जर्मन के अंदर जो हिटलर के पार्टी के जो लोग हुआ करते थे, उनको भी वहां के लोग अंधभक्ति बोला करते थे। अब इतिहास दोहराया जाता है तो अंधभक्त वहां के हिटलर के फॉलोअर्स को बोला जाता था। तो जब वो मांग पत्र था, जो 20 सूत्री उनके जो घोषणा पत्र थे, उस घोषणा पत्र में था कि कर्ज के बोझ से किसानों को हम राहत देंगे। तो 2 अंधभक्त गोवेल्स से जाके पूछते हैं, किसानों को हम जो घोषणा की है कि कर्ज के फंदे को हम तोड़ेंगे, ये हम कैसे तोड़ेंगे? ये गोवेल्स से जाके 2 अंधभक्त पूछते हैं। तो गोवेल्स कहते हैं तोड़े तो उनके सर जाएंगे जिन्होंने ये पूछे, जो ये पूछेगा और जो ये समझने की कोशिश करेगा। यानी जो समझने की कोशिश करेगा कि ये कैसे फंदे को कैसे तोड़ा जाएगा, वो जो समझने की कोशिश करेगा, और जो सवाल करेगा कि कर्ज के फंदे को तोड़ो, उनके सर तोड़ने का बात गोवेल्स करते अपने 2 अंधभक्तों से। तो ये जो लफ्फाजी वाली बात है, ये लफ्फाजी की बात फांसीवाद की एक विशेष चरित्र है। ये विशेष चरित्र फांसीवाद हर समय गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो परिस्थिति देख के अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। तो हमारे देश में भी आप देख लीजिए, अब बोला जा रहा है जुमला है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, काला धन वापस लाना। अब उनके मंत्रिमंडल के मंत्री कह रहे हैं कि ये जुमला है। तो ये जो रंग बदलना, ये जो लफ्फाजी है, ये फांसीवाद का विशेष चरित्र है। फांसीवाद का प्रमुख चरित्र, एक विशेष चरित्र के रूप में आप और हमको देखने की, समझने की जरूरत है। अब वो सत्ता में आने के बाद हिटलर ने क्या किया? 1 मई 1932 में 1 मई दिवस बनाया जाता है, पूरे दुनिया के अंदर मजदूर मई दिवस बनाता है। लेकिन हिटलर ने 1 मई को जर्मन के अंदर जितने ट्रेड यूनियन थे, उस सभी ट्रेड यूनियन को खत्म कर दिया, ट्रेड यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया। 1 मई को, जिस दिन मई दिवस मनाया जाते हैं। अपने पार्टी का नाम लेबर पार्टी रखा है हिटलर ने, लेकिन लेबरों को क्या किया? 2 मई को, 1 मई को ट्रेड यूनियन खत्म किया ताकि मजदूर आंदोलन ना कर सके। 2 मई को उन्होंने क्या किया? 2 मई को जितने जर्मन के अंदर श्रम कानून थे, उस श्रम कानून को खत्म करके श्रम संहिता बना दिया। नहीं, हमारे देश के वर्तमान में श्रम संहिता की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जर्मन के हिटलर की श्रम संहिता की बात कर रहे हैं, जो 2 मई को जर्मन के अंदर लागू किया था श्रम कानूनों को खत्म करके। और उस श्रम संहिता में क्या था? श्रम संहिता में था कि काम के घंटे 8 घंटा इसे खत्म कर दिया जाएगा। जो न्यूनतम मजदूरी होगी, वो न्यूनतम मजदूरी मालिक अपने मुनाफा के आधार पे तय करेगा। मालिक के मुनाफा के आधार पे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा। ये जर्मन के श्रम संहिता में हिटलर ने लागू किया। तो जिस हिटलर के पार्टी में लेबर पार्टी का नाम लिखा हुआ था, उसी हिटलर ने
लेबरों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा गद्दारी किया, और वो पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने का। और फिर क्या बोला, मजदूरों के अधिकार हासिल करने के लिए जितने कानून थे उस कानून को खत्म कर उन्होंने बोला अब जो मालिक होगा वो मालिक नेता होगा, और जो मजदूर होगा वो मजदूर मालिक के अनुयायी होगा। वो मजदूर नहीं बोला करता, तो वो मालिक के अनुयायी मतलब फॉलोअर्स होंगे, जो सर झुका के मालिक के साथ चलेंगे, मालिक के कहना मानेंगे, उसके अपनी कोई मांगे नहीं होगा, वो अपनी कोई आवाज उठा नहीं पाएगा। अनुयायी का मतलब वो विरोध नहीं कर सकता, वो मालिक के कहने के अनुसार दास यानी गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई वहां पे मजदूरों का। और कहा गया कि अगर मजदूर की कुछ बात होगी तो मजदूरों की बात अब कानून में नहीं आएगा, वहां पे जो मालिकों की जो ग्रुप है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मालिकों को लेके एक ग्रुप बना दिया गया था देख रेख करने के लिए। वो ग्रुप उन मजदूरों की बात सुनेगा, और वो ग्रुप में कौन थे, मुखिया। उस ग्रुप के मुखिया हथियार बनाने वाला जो सबसे बड़ा मालिक था जर्मनी के अंदर, वो ग्रुप उस कमेटी के मुखिया बना दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि मजदूरों की क्या हालत हुई होगी वहां पे फांसीवाद में। तो दूसरा काम उन्होंने क्या किया, दूसरा काम उन्होंने यहूदियों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ तो उन्होंने जंग छेड़ के ही रखा था। कम्युनिस्टों को उन्होंने पकड़ के जेल में डाला, कम्युनिस्टों के साथ शारीरिक यातना दी, वो तो दिए हैं ताकि कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे आगे ना बढ़ सके, कम्युनिस्ट आंदोलन वहां आगे ना बढ़ सके, मजदूर आंदोलन वहां आगे ना बढ़ सके। लेकिन दूसरा काम जो यहूदी विरोधी काम जो शुरू में जर्मन लेबर पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था यहूदी, उस यहूदी के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ा और वहां पे नागरिकता कानून लागू किया है, नागरिकता के कानून लागू किए और यहूदियों को उन्होंने खदेड़ना शुरू किए जर्मन के अंदर। वहां पे कानून बनाया गया कि कोई भी जर्मन महिला यहूदी के साथ विवाह नहीं कर सकता है, और वहां पे यहूदी अगर जो बसा है वो यहूदी क्या क्या नाम अपने बच्चे के रखेंगे वो नाम के सूची भी उन्होंने जारी कर दिए, और वो जितने नाम थे वो नाम बहुत ही घिनौने नाम थे। तो वहां पे महिलाओं को 45 साल से कम उम्र के महिलाओं को किसी यहूदी के घर में काम करने पे से रोका गया। तो इस तरीके से वहां पे यहूदियों के साथ अन्याय किया गया, यहूदियों को वहां पे से निकाला गया, नागरिकता कानून लागू कर दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सीएए, एनआरसी क्या है, ये वही है। उसके बाद जर्मन में हिटलर का जो नारा था एक बड़ा जर्मन बनाने का, बृहत्तर जर्मन बनाने का। बृहत्तर जर्मन में कौन कौन होगा, चेकोस्लोविया होगा, ऑस्ट्रिया होगा, यूगोस्लोविया होगा, आपके स्विट्जरलैंड होंगे, ये जितने आस पड़ोस के जितने यूरोप के और देश है, रसिया का एक हिस्सा होगा। तो इस तरीके से ग्रेटर जर्मन बनाने का नारा हिटलर ने दिया था, जैसे हमारे देश के अंदर भी कुछ बृहत्तर देश भारत बनाने के नारा देते हैं। समानता है, समानता रहेगा ही, क्योंकि विचारधारा एक है। वहां पे अगर नीला कपड़ा, नीला कमीज पहन के ऐसे लोग हमला करते थे, तो हमारे देश में भी काला टोपी पहन के, सफेद शर्ट पहन के, खाकी पैंट पहन के हमारे देश के भी लोग जो नौजवान है, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं और जो लोगों के ऊपर हमला करते हैं, वो हमारे देश में भी तैनात है। हाँ, वो धार्मिक लोग हैं, उनके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हो। आप अगर बोलोगे तो आप धर्म विरोधी हो जाओगे, लेकिन उनको अधिकार है हमला करने का, जनता के जान लेने का भी अधिकार उनको है। ठीक उसी तरीके से जैसे ऐसे लोग या जो तूफानी दस्ते थे जर्मन के अंदर, वो तूफानी दस्ता जिस तरीके से वहां के लोगों के ऊपर हमला करते थे, उसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी वो ताकत मौजूद है। वो ताकत आज सर उठा के बोल रहा है, और वो ताकतों की संख्या भारी तादाद में बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये जो फांसीवाद है, ये जो फांसीवाद है, ये फांसीवाद पूरे दुनिया के अंदर पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है।
ये पूंजीपति वर्ग के मुनाफा को सुनिश्चित करता है और ये फांसी तब पनपता है जब दुनिया के अंदर पूंजीवादी संकट गहराता है। आज दुनिया के अंदर पूंजीवादी संकट है। आज दुनिया के अंदर पूंजीवादी संकट के कारण माल बाजार में बिक नहीं रहा है। 1929 में आप अगर देखोगे अमेरिका के अंदर बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा थी। जो मशीन उपयोग होते थे उस मशीन के उपयोग बहुत कम कर दिए गए थे। जैसे मशीन के खिलाफ वो थे, मशीन का उपयोग कम करके उत्पादन कम करते थे और चीजों के कीमत को बढ़ा के रखने के लिए जो कारखाने के अंदर उत्पादन होते थे, आपकी जानकारी के लिए अमेरिका के अंदर जो कपास उत्पादन होते थे उस कपास को नष्ट करने के लिए वहां पे कपास के किसानों को 7 से लेकर $20 तक मुआवजा दिया जाता था ताकि कपास के उत्पादन को रोका जा सके, कपास की कीमत को लेवल पे रखा जा सके। और जिस अमेरिका के अंदर उस समय 7.5 करोड़ लाख एकड़ जमीन में कपास की खेती होती थी, वहां पे इस तरीके से कपास को खत्म करने के लिए 1 लाख एकड़ जमीन में कम कपास का उत्पादन अगले साल हुआ है। आपके नेदरलैंड में जो मवेशी पशु है, हर साल 50,000 पशुओं की हत्या करके उनको जला दिया जाता था ताकि पशुओं की कीमत बरकरार रख सके। पर इस तरीके से जो पूंजीवादी संकट है, यह संकट से निकलने के लिए वो पूरा कोशिश करता है, लेकिन पूंजीवादी संकट जब अपनी मुनाफा को बरकरार नहीं रख पाता है और पूंजीवादी संकट के सामने जब मजदूर आंदोलन तेजी के साथ उभरता है, हड़तालें बढ़ती है, मजदूरों के आंदोलन तीखा होता है, तब पूंजीपति वर्ग के पास अंतिम हथियार फांसीवाद होता है और वो फांसीवाद के सहारे अपने संकट से उभरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फांसीवाद एक आतंकी तानाशाही राज कायम करता है, उसको आतंक की जरूरत होता है। पूंजीपतियों को आतंक कायम करके वो समाज में अपनी लूट और खसोट को जीवित रखना चाहते हैं। तो आज के परिस्थिति में अगर हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो एक आतंक कायम करने का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, जो भी विरोध में आवाज करेगा उसको दबाया जाएगा आतंकी तरीके से। उसके पीछे यही कारण है कि वो जो फांसीवादी जो समझ है, फांसीवादी जो विचारधारा है, जिसका काम यह है आतंकी तानाशाही आतंकी तानाशाही कायम करना, वो आतंक कायम करेंगे। जो विरोध में बोलेगा, जो विरोध में आवाज उठाएगा, उसके सर को, उसके आवाज को कुचलने का काम करेगा। और इसीलिए पूंजीपति लोगों को ऐसे आतंकी कायम करने वाले तानाशाही फासिस्ट पार्टी की जरूरत होती है। और इसीलिए आज अगर हमारे देश के अंदर भी अगर ये फांसीवादी ताकत मौजूद है, उसके पीछे भी यही कारण है कि हमारे देश के अंदर भी एक आर्थिक संकट है। पूरे दुनिया के अंदर आर्थिक संकट है, इसीलिए पूरे दुनिया के अंदर आज नए रूप से फांसीवादी ताकत अपना सर उठा रहा है। तो आज 9 मई, इसलिए हम फांसीवाद विरोधी विजय दिवस के रूप में याद करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर फिर से फांसीवाद अपना सर उठा रहे हैं, फिर से मजदूर आंदोलन को कुचलने का वो काम कर रहे हैं, फिर से वैज्ञानिक सोच रखने वाले विचारों के जगह पे वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, एक नफरती वातावरण पैदा कर रहे हैं, नफरती वातावरण पैदा करके समाज को कलुषित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मजदूर वर्ग के सामने, क्योंकि फांसीवाद सबसे ज्यादा अगर दुश्मन किसी का है तो वो समाज के मजदूर वर्ग का दुश्मन है। मजदूर वर्ग के आंदोलन को कुचलने के लिए फांसीवाद दुनिया के अंदर जन्म लिया है और फांसीवाद फिर सर उठा रहा है। इसलिए मजदूर वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि वो फांसीवाद के प्रतिरोध करे। जिस तरीके से रसिया के अंदर जब स्टालिन के नेतृत्व में हिटलर ने जब हमला किए थे, तब रसिया के लोग हिटलर के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा किया था। और वो जो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उस दूसरे विश्व युद्ध में अगर 5 करोड़ लोगों की जानें गई थी, उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग रसिया के थे।
रसिया के लोगों के कुर्बानी, लाल सेना की कुर्बानी के कारण ही आज दुनिया में वो नक्शा नहीं बन पाया जो नक्शा हिटलर चाहता था। आज दुनिया के अंदर जो वातावरण हम और आप देख रहे हैं वो लाल सेना के बदौलत, सोवियत संघ के बदौलत और स्टालिन के बदौलत ही हमें हासिल हुई है, और जिसके बाद दुनिया के अंदर फांसीवाद का खात्मा किया गया, फांसीवाद को पराजित किया गया, लेकिन उसको अभी भी नस्तानाबूद नहीं किया गया। वो विचारधारा आज भी हमारे समाज के अंदर मौजूद है। समय समय पे वो सर उठाता है और पूंजीपति लोग अपने लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, 9 मई विजय दिवस जब हम बना रहे हैं, पर विजय दिवस अगर हम बना रहे हैं तो हमें फांसीवाद को याद करना, उनकी जो करतूत है, उनकी जो मजदूर विरोधी रुख है, उनकी जो समाज विरोधी जो रुख है, उस रुख को याद करके उस फांसीवाद के खिलाफ अपने प्रतिरोध को और मजबूत करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।